हाँ शांत हो जाइए अब। फैन कूलर लगा हुआ है तो कैमरा में दिक्कत होता, बोर्ड झिलमिला जाता है। कूलर लगा दिएगा और कूलर लगाएंगे और क्या करेंगे। चलिए आपको क्या हुआ, जगह नहीं हुआ, उनको बैठाइए हो। हाँ तो अब ध्यान दीजिएगा, शांत शांत हो जाइए, अब बात मत करिए, अब हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। कल के क्लास में बहुत लोग नहीं आए थे, तो सब लोग ऑनलाइन क्लास कर लिए होंगे और बायोलॉजी के 1 से 5 तक के चैप्टर को चला था जी, चला दिए तो कहाँ रहते आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास बिल्कुल फ्री चला था कल, हम खुद चलवा रहे थे, तो नहीं चलने का कोई सवाल नहीं, क्लास देखे ही नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग आप लोग बना ही लेते हैं, 60-70% बना ही लेते हैं ना। अब कुछ में समस्या होता है तो उसको आप वीडियो क्लास से दूर कर लीजिए, हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और वीडियो क्लास में भी डिटेल सॉल्यूशन रहता है क्वेश्चन का भी। तो बायोलॉजी के 1 से 5 तक का चैप्टर समाप्त कर लिए हैं और आज बोले थे इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी इकोनॉमिक्स लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स लेकर चलेंगे। और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों अभी भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लिए थे और आप लोग भी पहले चैप्टर के सारे प्रश्नों को समाप्त कर लिए हैं कि नहीं, कर लिए हैं ना। तो आइए आज हम इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं और दूसरा चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है तो बहुत बड़ा चीज, इसी को समझना है इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी क्या हुआ, क्या हुआ दीपेन जी, चलिए ठीक ठाक है साहब, क्या हुआ एक मिनट देखिए, जो आज कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। आइए न वहां पर टूल लगा लीजिए ना, वहां पे आगे चल जाइए। इनको टूल दे दीजिएगा, बिठाइए इनको, ठीक है जाने दीजिए। अब पता नहीं था, हमको पता नहीं था।
चलिए पीछे लगा लीजिएगा। और किन्हीं को दिक्कत है सीट बदल लीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आइए अब याद, राष्ट्रीय आय, इससे पहले के क्लास में हम अर्थव्यवस्था समझ चुके हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन करना। वेरी गुड। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का मुख्य काम क्या है? उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं होगा मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी और मानव की असीमित आवश्यकताओं में अधिकतम की पूरी की जा सके, यही एक अर्थव्यवस्था का काम होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य काम है मानव के आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवा का क्या करना? उत्पादन करना। वस्तु और सेवा का क्या करना? उत्पादन करना। और एक देश की अर्थव्यवस्था में, एक देश की अर्थव्यवस्था में कुल जितने भी वस्तु और सेवा का मूल्य होता है वही उस देश का क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुएं एवं सेवा जिसका मानव उपभोग करेगा, सभी वस्तु और सेवा के मूल्य को ही उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर हो गया? मोटा मोटी आप समझे कि न क्या है राष्ट्रीय आय? एक देश की अर्थव्यवस्था का या एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन करना। अर्थव्यवस्था कितने चीजों का उत्पादन करती है? तो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में टोटल जितने मूल्य के वस्तु का उत्पादन हुआ, टोटल जितने मूल्य के सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन सारे वस्तु और सेवा के मूल्य को जोड़ दीजिएगा तो वही कहलाएगा उस देश का राष्ट्रीय आय, उस देश का। उदाहरण के लिए हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में ढेर सारे उत्पादक इकाइयां हैं और वे सारे उत्पादक इकाइयां कोई ना कोई वस्तु और कोई ना कोई सेवा का उत्पादन करता है और वे सभी उत्पादक कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सारे उत्पादक इकाइयां जितने वस्तु और जितनी सेवा उत्पन्न करेगा उसी के कुल मूल्य को ही भारत का राष्ट्रीय आय कहेंगे। कोई दिक्कत? एक देश की अर्थव्यवस्था कुल जितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे ही उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय को समझने के 3 दृष्टिकोण है। अभी आपके सामने बस एक दृष्टिकोण हम रखे हैं, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी अंदाजा लगा लिए होंगे कि राष्ट्रीय आय का मतलब है क्या। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि ये जो राष्ट्रीय आय है, कोई भी देश अपना राष्ट्रीय आय को निकालता ही क्यों है? क्या जरूरी है राष्ट्रीय आय को निकालना, या राष्ट्रीय आय को निकालना किस लिए जरूरी है इसको भी समझ लेते हैं। किसी भी देश का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक तरक्की करना, आर्थिक विकास करना।
हर देश का लक्ष्य है कि वे लगातार आर्थिक विकास करके विकासशील है तो विकसित के श्रेणी में आए, अल्प विकसित है तो विकासशील के श्रेणी में आए। तो हर देश का लक्ष्य एक ही है, आर्थिक विकास करना, तेज आर्थिक विकास करना, विकसित होने के सारे लक्षणों को प्राप्त करना। और इसके लिए हर देश की सरकार बजट बनाती है और अपने नागरिकों के ऊपर, अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर ढेर सारे पैसे खर्च करती है। भारत सरकार भी प्रतिवर्ष बजट बनाकर भारी भरकम राशि अपने जनता के ऊपर, अपने अर्थव्यवस्था में डालती है। क्यों? तो देश का आर्थिक विकास हो। लेकिन किसी भी देश को यह कैसे पता चलेगा कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो इसकी जानकारी प्राप्त तब होगी जब देश निकालेगा अपना, तो एक देश अपना राष्ट्रीय आय, तब एक देश अपना राष्ट्रीय आय इसलिए निकालता है कि ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका देश में आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय निकालना इसलिए जरूरी है कि ताकि देश के प्रगति का अनुमान लगा सके। अगर देश का राष्ट्रीय आय नहीं निकलेगा तो फिर देश के प्रगति का अनुमान ही नहीं लग पाएगा। और अगर आर्थिक तरक्की नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इसकी भी जानकारी तब मिलेगा जब देश अपना राष्ट्रीय आय निकालेगा। एक देश में आर्थिक तरक्की लगातार बड़ी तेजी के साथ हो रही है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये भी जानकारी देश को तब लगेगा जब देश अपना राष्ट्रीय आय निकालेगा। क्लियर है दोस्तों? राष्ट्रीय आय क्यों निकाला जाता है, इस बात को समझ गए। अब अगला सवाल यह समझिए कि राष्ट्रीय आय कब निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय कब निकाला जाता है? तो कोई भी देश जो अपना राष्ट्रीय आय निकालता है वो निकालता है प्रति वर्ष, यानी हर एक वर्ष राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी देश 5 साल का एक ही बार राष्ट्रीय आय निकाले या 6 महीना का राष्ट्रीय आय निकाल ले। जब भी राष्ट्रीय आय निकलेगा एक बार में कितने वर्ष का निकलेगा? 1 वर्ष का निकलेगा। तो राष्ट्रीय आय प्रत्येक वर्ष निकाले जाते हैं। राष्ट्रीय आय प्रत्येक वर्ष निकाले जाते हैं। राष्ट्रीय आय प्रत्येक वर्ष निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा में होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की शाखा में होता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। कहिए, क्या इतनी बात समझ गए? क्लियर? राष्ट्रीय आय क्या है, ये निकालना क्यों जरूरी है, कब राष्ट्रीय आय निकलता है और राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र के किस शाखा में पढ़ा जाता है, इन सब के उत्तर को देने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से समझ जाइए, किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है उत्पादन करना, क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं होगी मानव की आवश्यकताएं पूरी ही नहीं हो सकती है। और मानव की आवश्यकता को पूरी करना ही अर्थशास्त्र का मेन मकसद है। तो एक देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था में कुल जितने वस्तु और सेवाओं के मूल्य, एक देश की अर्थव्यवस्था में कुल जितने वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसी के कुल मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय
आय कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहे तो राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का कुल योगफल है। उत्पादन कार्यों के कुल योगफल को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। एक देश अपना राष्ट्रीय आय इसलिए निकालता है कि ताकि देश के आर्थिक प्रगति का अनुमान लगा सके और ये भी जान सके कि आर्थिक प्रगति हो रही है तो किन कारणों से, और अगर नहीं हो रही है तो किन कारणों से। जब भी राष्ट्रीय आय निकाला जाएगा एक बार में केवल एक वर्ष का निकाला जाएगा। राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष निकाले जाते हैं, राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष निकाले जाते हैं। और राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के किस भाग के अंतर्गत है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय तो समझ गए, अब हमें समझना है आय के बारे में। किसके बारे में? आय के बारे में। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में आय तथा उत्पाद का प्रवाह कैसे होता है, इसी बात को हमें अब समझना है। राष्ट्रीय आय तो मोटा मोटी अब समझ गए होंगे। अब इस लाइन को समझना है कि एक अर्थव्यवस्था में आय यानी कि इनकम और वस्तु का प्रवाह कैसे होता है। प्रवाह मतलब फ्लो कैसे होता है, इस बात को समझना है। इस बात को समझने के लिए इनकम क्या है, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। इनकम यानी आय क्या है, इस बात को आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो एक बार फिर से जान लीजिए। पिछले चैप्टर में इस बात का जिक्र किए थे कि अर्थव्यवस्था का मुख्य काम क्या है? उत्पादन करना। लेकिन उत्पादन के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। अगर हम कोई वस्तु का उत्पादन करें, कोई भी सेवाओं का उत्पादन करें, उसका उत्पादन करने के लिए कितने साधन की आवश्यकता है? 4 साधन की आवश्यकता है। कितने साधन का? 4 साधन का। भूमि, पूंजी, श्रम और ये 4 साधनों पर अधिकार होता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों का। यानी जो लोग हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसी के पास ये साधन पाए जाते हैं। किसी के पास भूमि है तो किसी के पास पूंजी है, कोई श्रम करने के लिए तैयार है तो कोई उद्यमी का भूमिका निभाने के लिए। लेकिन हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करें, किसी भी सेवा का उत्पादन करें, ये 4 साधन हमें चाहिए ही चाहिए। और जब उत्पादन में इन 4 साधनों का इस्तेमाल होता है तब सृजन होता है किसका? आय का। जब उत्पादन में इन 4 साधनों का इस्तेमाल होता है तो उत्पादन तो होता ही होता है, लेकिन उसके विपरीत सृजन होता है किसका? आय का। इस उत्पादन के प्रक्रिया में जो भूमि लगाते हैं उसे क्या प्राप्त होता है? जो पूंजी लगाते हैं उसे क्या प्राप्त होता है? ब्याज। जो श्रम करते हैं उसे क्या प्राप्त होते हैं? वेतन। जो उद्यमी है वो लाभ। और इस तरह से दोस्तों इन 4 प्रकार से लोगों के पास आता है क्या? आय आता है। तो इनकम क्या है? तो इनकम के अंतर्गत लगान या रेंट आते हैं, इनकम के अंतर्गत ब्याज आते हैं, इनकम के अंतर्गत वेतन आते हैं, इनकम के अंतर्गत। तो एक देश के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों के आय का सृजन तब होगा जब उत्पादन होगा।
मानव की आवश्यकताएं भी तब पूरी होगी जब अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उत्पादन होगा, और आय का भी सृजन तब होगा जब, अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो न तो मानव की आवश्यकताएं पूरी होगी और न ही मानव के पास आय का सृजन होगा, न ही मानव के पास आय का। क्लियर हुआ बात, समझे? तो कितने तरह से देश के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय का सृजन होता है? 4 तरह से। क्लियर हो गया? कितने तरह से? 4 तरह से। रेंट, ब्याज, वेतन और लाभ। कई जगह पर फीस का भी इस्तेमाल होता है, कुछ लोग फीस के रूप में आय अर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोग का, जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो वे सब फीस के रूप में भी इनकम का सृजन करते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें, अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आय का सृजन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। अब 4 प्रकार से जो लोगों के पास आय का सृजन हुआ है, ये आय उनके पास स्टॉक में नहीं रखा रहता है, बल्कि उसका क्या हो जाता है? प्रवाह। बात को समझे कि नहीं समझे? इन 4 तरीके से जब लोगों के पास आय का सृजन होता है, इन 4 तरीके से लोगों के पास जब आय का सृजन होता है, तो क्या वह आय लोगों के पास स्टॉक में रखा रहता है? नहीं, उसका पुनः अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है। कैसे क्या हो जाता है? तो जब इनकम का सृजन होता है तो इनकम स्टॉक नहीं होता है, बल्कि फ्लो हो जाता है। कहां पर? अर्थव्यवस्था में। अब आप कहिएगा कि इनकम फ्लो क्यों हो जाता है? तो इसका उदाहरण ले लीजिए। आप सरकारी नौकरी करिएगा, दरोगा बनिएगा, आपको क्या मिलेगा? वेतन। आप दरोगा बनकर गवर्नमेंट का सर्विस करिएगा, गवर्नमेंट का नहीं, नागरिक का सर्विस करिएगा, नागरिक का सेवक बनकर काम करिएगा, आपको सरकार इसके लिए क्या देगी? अब वो जो वेतन मिला है आपको क्या वो स्टॉक में रखा रहेगा कि अब फ्लो हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। क्यों? तो अब उसी वेतन से आपको भोजन के सामग्री खरीदना है। आप अपने वेतन से भोजन का सामग्री खरीदिएगा तो आपका पैसा का कुछ हिस्सा चला जाएगा दुकानदार के पास। आप अपने इनकम से कुछ और खर्च करिएगा तो फिर इनकम चला जाएगा आपके अर्थव्यवस्था में। जो पैसा बच जाएगा वो कहिएगा कि हम बैंक में जाकर बचत कर लेते हैं। तो आपको जो इनकम आया, आपको जो वेतन मिला, वो वेतन पुनः चल गया दुकानदारों के पास, बैंकों के पास। अब दुकानदार क्या करेगा? हो सकता है कि दुकानदार को सरकार को जीएसटी देना है, तो आपके पैसा वे जाकर सरकार को दे देगा। किसके पास? जीएसटी के। तो आपका पैसा आपके यहां से दुकान में, दुकान से सरकार में, सरकार से हो सकता है फिर नागरिक के बीच आ जाए। आपका पैसा बचत के रूप में बैंक के पास गया तो बैंक जो है उन्हीं पैसों से अन्य नागरिकों को ऋण दे देती है। यानी पैसा किसी जगह स्टॉक बनकर नहीं रहता है, बल्कि वे हमेशा, पैसा का जिक्र कर रहे हैं हम, लेकिन उसका अर्थ है क्या? तो लोगों को जो इनकम होता है, और मुख्य रूप से ये 4 तरीके से जो इनकम होता है वो स्टॉक में नहीं रहता है, बल्कि वे लगातार फ्लो करते रहते। कहां पर? अर्थव्यवस्था। आप ही के पास मान लीजिए 50 रुपया है, आइसक्रीम खा लीजिएगा, आपका जो 50 रुपया है किसके पास चला जाएगा? आइसक्रीम वाले के पास चला जाएगा। आइसक्रीम वाला फिर दूध खरीदने के लिए आपके 50 रुपए को दूध वाला को दे देगा। पैसा आइसक्रीम वाले से कहाँ चला गया? दूध वाले के पास। दूध वाला सोचेगा कि हम सब्जी खरीदेंगे इस पैसा से, तो आपका पैसा अब वो आइसक्रीम वाले से, दूध वाले से कहाँ पहुँच गया? सब्जी वाले के पास। सब्जी वाला को कर्जा आप ही दिए थे, ठीक है, तो हो सकता है सब्जी वाला मान लीजिए आप ही का कर्जा लौटा दिया, तो फिर पैसा घूम कर आया आप ही के पास। क्या फिर वो आपके पास रुका रहेगा? नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा?
फ्लो हो जाएगा तो इनकम या पैसा क्या एक जगह स्टॉक रहता है? क्या इनकम स्टॉक है? नहीं, इनकम क्या है? फ्लो है। कहां पर फ्लो करता है? क्लियर हो गया? समझ गए? आप क्या समझे कि इनकम कितने तरह से सृजित हो सकते हैं? 4 तरह से। दूसरी बात ये समझे कि इनकम का जो सृजन आप किए हैं किसी भी तरह से, वो इनकम या वो आय स्टॉक में रखा, वो हमेशा क्या होते रहता है? फ्लो होते रहता है। क्या इनकम स्टॉक है या फ्लो? क्या मुद्रा या पैसा स्टॉक है या फ्लो? इनकम का फ्लो कहां पर होता है? क्या इस फ्लो को हम रोक सकते हैं? नहीं, फ्लो को नहीं रोक सकते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर इनकम का फ्लो क्यों होता है? तो इनकम का फ्लो इसलिए होता है कि मानव को अपने आवश्यकताओं को पूरा करना है। एक और इनकम जाता है तो दूसरी ओर वस्तु आता है। आइसक्रीम वाला को 50 दिए तो 50 गया आइसक्रीम वाले के पास, आइसक्रीम आया हमारे पास। तो इनकम का फ्लो इसलिए होता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूरी करनी है, और आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जब हम इनकम को फ्लो कराते हैं तो उसके विपरीत वस्तु का फ्लो होता है। होता है कि नहीं होता है? इनकम जब हम फ्लो कराते हैं तो उसके विपरीत किसका फ्लो होता है? किसका? तो अर्थव्यवस्था में वस्तु का भी फ्लो होता है और इनकम का भी फ्लो होता है, लेकिन दोनों का फ्लो एक दूसरे के विपरीत होता है। इनकम गया, वस्तु। उदाहरण के लिए आप अपने इनकम का हिस्सा दुकानदार को दिए, दुकानदार उसके बदले आपको वस्तु दिया। तो अर्थव्यवस्था में न सिर्फ इनकम का फ्लो होता है बल्कि साथ साथ उत्पाद का भी फ्लो होता है, लेकिन यह फ्लो एक दूसरे के विपरीत होता है। और इसका सबसे मेन कारण है मानव की आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। अगर मानव की आवश्यकताएं नहीं होती तो ये फ्लो लोग कुछ नहीं होता, इनकम स्टॉक हो जाता। लेकिन मानव को आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो इसलिए दोस्तों उन्हें अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनकम को फ्लो करवाना पड़ता है, और उसके विपरीत किसका फ्लो होता है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? जब उत्पादन होता है तो किसका सृजन होता है? आय का सृजन कितने तरह से? आय का जब सृजन होता है तो वह स्टॉक है या फ्लो? हमेशा आय का क्या हो जाता है? क्या इनकम का फ्लो जब होता है तो केवल इनकम का ही फ्लो होता है, उसके साथ और किसी का नहीं होता है? बिल्कुल, इनकम के साथ साथ एक और चीज फ्लो होता है। क्या? और इनकम का फ्लो और उत्पाद का फ्लो एक साथ की एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इनकम और उत्पाद का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत कहां पर होता है? अर्थव्यवस्था में होता है। अब यह समझना है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी है, गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्माइए नहीं, कोई गर्मी नहीं। दरोगा बनिएगा ना, संभालिए, नागरिक है देश का। देखिए कोई वहां पर है, देखिए कोई उल्टी हो गया है किन्हीं को। शांत रहिए, शांत रहिए। और राजा कुमार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत ज्यादा दिक्कत है चले जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिएगा। आने दीजिए, आने दीजिए उनको। अरे
थोड़ा पास पास ला कर दीजिए उनको। अच्छा गर्मी लग रहा है, अब चले जाइए, आराम करिएगा, ठीक है, नहीं जाइएगा, अब ठीक लग रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा वो मूड को फ्रेश करने वाला फ्रेशनर एक दे दीजिए इनको। नहीं अब उल्टी हो गया है तो थोड़ा मन गड़बड़ लग रहा होगा अंदर से। हाँ, एक यहाँ पर एक प्रश्न राजा कुमार पूछा है कि अर्थव्यवस्था में, ये तो समझ गए कि इनकम का फ्लो होता है, अर्थव्यवस्था में किसका फ्लो होता है, अर्थव्यवस्था में और किसका फ्लो होता है, लेकिन एक चीज का और फ्लो होता है, सेवाओं का भी फ्लो होता है। ठीक है, उत्पाद जिसका उत्पादन होता है उसका फ्लो होता है, जिसका उत्पादन होता है उसका फ्लो होता है, और साथ साथ इनकम का फ्लो होता है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पाद के प्रवाह के साथ साथ सेवाओं का भी प्रवाह होता है, यानी कि जिसको हम अपने इनकम से खरीद सकते हैं, समझिए वो अर्थव्यवस्था में फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना? समझ गए इतना? एकदम हम स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले, और बहुत गर्मी है, जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा निकल जाएगा, इन्हें कि क्लास में बेहोश हो जाना है, समझे ना? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से निकल जाना। जो भी पढ़ाई पर डिस्टरबेंस होगा हम आपको घर पर जाकर पढ़ा कर दूर करेंगे, ठीक है? हाँ, ये नहीं, पहले जिंदगी सही होनी चाहिए, मूड सही होनी चाहिए, उसके बाद पढ़ाई आता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का सृजन कब होगा? जब क्या होगा? क्या उत्पादन के बिना आय का सृजन संभव है? क्या उत्पादन के बिना आय का सृजन संभव है? नहीं। जब तक उत्पादन नहीं होगा आय का सृजन, आय का सृजन कितने तरीके से? कितने तरीके से? यानी किसी को रेंट के रूप में आय का सृजन होता है, किसी को वेतन के रूप में आय का सृजन होता है, किसी को और ब्याज के रूप में सृजन होता है। अब जब आय का सृजन होता है, आय का सृजन होता है, तो क्या वो आय स्टॉक में आ जाते हैं या फ्लो करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं। किसी भी तरह का इनकम जो है वो स्टॉक नहीं हो सकता है, बल्कि वो क्या करते रहता है? और आय जब फ्लो करता है तो उसके विपरीत किसका फ्लो होता है? उत्पाद और सेवाओं का, उत्पाद और सेवाओं का। एक तरफ इनकम जाता है तो दूसरी तरफ से उत्पाद और सेवाएं आता है। क्लियर हो गया? अब ये तो समझ गए कि आय जो है वो स्टॉक नहीं, प्रवाह है। आय का प्रवाह अर्थव्यवस्था में होते रहता है। आय का प्रवाह अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होते रहता है। आय का प्रवाह अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होते रहता है। अब हमारा अगला सवाल जो समझने वाला है कि आय तथा उत्पाद एवं सेवा का प्रवाह अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में होता? एक क्वेश्चन आ रहा है कि ब्लैक मनी का फ्लो होता है कि नहीं? हर ब्लैक मनी का भी फ्लो होता है। ब्लैक मनी का भी क्या हो जाता है? फ्लो। हर तरह के इनकम का क्या होगा? फ्लो ही होगा। मान लीजिए कोई वेतन के बदले घूसखोरी से इनकम अर्जित कर लिया है, तो निश्चित तौर पर वो घूस का पैसा भी स्टॉक में नहीं रह पाएगा, वो न कभी क्या हो जाएगा?
फ्लो कर जाएगा। और हमारी आरबीआई भी यही चाहती है कि इनकम जरा सा भी स्टॉक ना हो, हमेशा क्या करते रहे, फ्लो करते रहे। अब ये समझना है दोस्तों। अच्छा, बहुत लोग फ्लो का मतलब नहीं समझ रहे हैं। फ्लो का मतलब समझाइए। फ्लो का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें से पहले, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, फिर सातवें से पहले। चलिए, और अगर जो नहीं समझे हैं कि फ्लो का मतलब क्या है, अब समझ जाएगा। तो आय और उत्पाद का प्रवाह एक दिशा या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होता है। यानी हम एक तरफ पैसा देते हैं तो दूसरे तरफ वस्तु लेते हैं। पैसा जो देते हैं वो हमारा इनकम होता है, और उसके बदले वस्तु जो लेते हैं वे हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है। अगर मानव की कोई आवश्यकता नहीं होती तो फिर न तो आय के सृजन होता और न फिर उसका प्रवाह होता। आय या उत्पाद का प्रवाह अर्थव्यवस्था में होता है, लेकिन आय तथा उत्पाद का प्रवाह अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में होता है, कितने क्षेत्रों में होता है, कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी भी अर्थव्यवस्था के कुल 5 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र, 5 क्षेत्र। आय तथा उत्पाद के प्रवाह के दृष्टिकोण से, आय तथा उत्पाद के प्रवाह के दृष्टिकोण में, राजवीर सिंह आपका प्रश्न देख लिया, तुरंत उस प्रश्न पर आएंगे। आय तथा उत्पाद का प्रवाह अर्थव्यवस्था के कुल 5 क्षेत्रों में होता है, या आय तथा उत्पाद के प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं। पहला है उत्पादक क्षेत्र। कौन क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, जो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। जो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। दूसरा है उपभोक्ता क्षेत्र। दूसरा क्या है, उपभोक्ता क्षेत्र। उपभोक्ता क्षेत्र को उत्पादन के साधनों का मालिक कहा जाता है। उत्पादन के कितने साधन हैं, और उन चारों साधन का मालिक अर्थशास्त्र किसको मानता है, उत्पादक क्षेत्र वो हुआ जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा। उदाहरण के लिए जितने भी कंपनियां हैं सब एक तरह का क्या है, और उपभोक्ता क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग आ गए। और अर्थव्यवस्था के जो 4 साधन है, उस चारों साधन का मालिक किसको माना जाता है, उत्पादन के चारों साधनों का मालिक किसको माना जाता है। तीसरा क्षेत्र है दोस्तों, तीसरा क्षेत्र क्या है, सरकारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र का काम है कर लगाना और कर वसूल करना। कर लगाना और कर वसूल करना, टैक्स लगाना और टैक्स वसूल करने का काम अर्थव्यवस्था का कौन क्षेत्र करता है, उत्पादन के चारों साधन का मालिक कौन क्षेत्र होता है, कर लगाने और वसूल करने का कार्य कौन क्षेत्र करता है। और चौथा क्षेत्र है दोस्तों चौथा क्षेत्र है आपका शेष विश्व। शेष विश्व यानी कि हमारा देश छोड़कर विश्व के जो शेष भाग है वो हो गया शेष विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र का संबंध आयात और निर्यात से है। शेष विश्व का संबंध किससे है, आयात और निर्यात से है। और 5वां क्षेत्र है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर जिसके अंतर्गत बैंक आते हैं, बीमा आते हैं, शेयर बाजार आते हैं, ठीक है, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सब आते हैं वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र का काम है मुद्रा उधार देना और मुद्रा जमा स्वीकार करना। मुद्रा जमा के रूप में स्वीकार करने का कार्य और उधार देने का कार्य कौन क्षेत्र करता है। तो आय
और उत्पाद एवं सेवा स्टॉक नहीं है, प्रवाह है प्रवाह। स्टॉक का मतलब किसी का इनकम, किसी का उत्पाद एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वे अर्थव्यवस्था में घूमते रहता है, अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमते रहता है। अर्थव्यवस्था को उत्पाद या आय के प्रवाह के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अगर कोई देश बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है तो वहां पर आय और उत्पाद का प्रवाह के दृष्टिकोण से केवल 4 क्षेत्र होंगे, ये क्षेत्र वहां पर होगा नहीं। तो आय और उत्पाद के प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 5 क्षेत्र को आप समझ रहे हैं? वे कौन से क्षेत्र हैं जो उत्पादन के साधन का मालिक होता है? वे कौन से क्षेत्र जो मुद्रा जमा स्वीकार करता है एवं मुद्रा उधार देता है? वे कौन से क्षेत्र जो कर लगाते और कर वसूल करते हैं? आपके इनकम और उत्पादक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु और सेवा का प्रवाह इसी 5 क्षेत्र के बीच होता है, इसी 5 क्षेत्र के बीच होता है। और इसी 5 क्षेत्र के बीच आय तथा उत्पाद का प्रवाह किस रूप से होता है? तो किस रूप से होता है? साइक्लिकल। किस रूप से होता है? साइक्लिकल रूप से होता है। किस रूप से होता है? तो आय और उत्पाद का प्रवाह अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों के मध्य होता है? किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? मान लीजिए उत्पादक क्षेत्र वस्तु को उत्पादित किया और किसको बेचा? उपभोक्ता को बेच दिया, तो उपभोक्ता पैसा किसको दिया? हो सकता है उत्पादक क्षेत्र पैसा को कहां जमा कर दिया? हो सकता है वित्तीय क्षेत्र किसको लोन दे दिया? हो सकता है सरकार फिर किसको दे दिया? तो इसी 5 क्षेत्र के बीच आय का प्रवाह होता है, उत्पाद का प्रवाह होता है, सेवा का प्रवाह होता है। और किस रूप में? क्लियर हुआ? बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाँ, नोट में इसको गृहस्थ क्षेत्र लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको गृहस्थ क्षेत्र भी कहते हैं। एक बार दोस्तों, ये क्या है? बात जितना ही दोस्तों, सबसे पहले हम समझे कि जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है तो उत्पाद और सेवाओं का निर्माण होता है। क्लियर? जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है तो वस्तु और सेवाओं का निर्माण तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ किसका सृजन होता है? उत्पादन के प्रक्रियाओं के दौरान आय का सृजन मुख्य रूप से कितने तरह से होता है? 4 तरह से होता है। और 4 तरह से जो आय का सृजन होता है वो आय स्टॉक में रखा रहता है कि उसका फ्लो हो जाता है, यानी कि उत्पादन प्रक्रियाओं के जरिए आय का सृजन होता है। और आय वो एक जगह रखा नहीं रहता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में उसका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्रवाह। आय का प्रवाह इसलिए होता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को क्या करना है? पूरा करना है। जब भी अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह होता है, उसके विपरीत उत्पाद और सेवाओं का प्रवाह होने लगता है। अर्थात एक ओर जब हम पैसे देते हैं तो दूसरी ओर उसके बदले कोई न कोई वस्तु या सेवाओं को प्राप्त करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में एक तरफ आय का प्रवाह होता है, उसके विपरीत उत्पाद और
सेवाओं का प्रवाह होता है। आय तथा उत्पाद एवं सेवाओं का प्रवाह अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र के अंतर्गत हो? कितने क्षेत्र के अंतर्गत? 5 क्षेत्र। या आय या उत्पाद के प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? सेवाओं और वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। उत्पादन के साधनों का मालिक किसे कहते हैं? उपभोक्ता क्षेत्र इनके द्वारा उत्पादित उत्पाद और सेवाओं को खरीदेगा भी, और इसके साथ साथ उपभोक्ता क्षेत्र उत्पादन के साधनों का मालिक भी होता है। उसके बाद एक सरकारी क्षेत्र होता है जिसका काम है कर लगाना और कर। अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र कर लगाने और कर वसूल करने का कार्य करता है? शेष विश्व का संबंध आयात और, जबकि वित्तीय क्षेत्र का काम है मुद्रा जमा लेना और मुद्रा उधार देना। मुद्रा जमा लेना और मुद्रा। आय एवं उत्पाद और सेवाओं का प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? इन्हीं 5 क्षेत्रों के बीच आय एवं उत्पाद का प्रवाह होते रहता है। किस रूप में? तो अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह किस रूप में होता है? अर्थव्यवस्था में उत्पाद का भी प्रवाह किस रूप में होता है? अर्थव्यवस्था में सेवाओं का भी प्रवाह किस रूप में होता है? अर्थव्यवस्था में एक तरफ आय का प्रवाह होता है तो दूसरी तरफ उत्पाद और सेवाओं का प्रवाह होता है। आय के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह, आय के प्रवाह को क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रवाह। आय के प्रवाह को क्या कहते हैं? आय के प्रवाह को क्या कहते हैं? इनकम फ्लो को मौद्रिक फ्लो और उत्पाद एवं सेवा के फ्लो को वास्तविक फ्लो कहते हैं। क्लियर? आय के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह, जबकि उत्पाद एवं सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित होते हैं अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र में। और किस रूप में? अब बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बताइए। एक अर्थव्यवस्था में आय का सृजन कैसे होगा? उत्पादन करके बोलिए ना जी। एक अर्थव्यवस्था में आय का सृजन कैसे होगा? उत्पादन के द्वारा। क्या बिना उत्पादन के आय का सृजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब आय का सृजन होता है तो मुख्य रूप से कितने तरह से आय का सृजन होता है? कितने तरह से? 4 तरह से। 4 तरह से आय का सृजन में कौन कौन इनकम है वो समझ गए? जब लोगों का इनकम सृजित होता है, क्या वो स्टॉक रहता है या फ्लो होता है? आय स्टॉक है या फ्लो? आय का फ्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करनी है। हमें अपने आवश्यकताओं को, तो जब हम अपने इनकम को फ्लो कराते तो उसके विपरीत किसका फ्लो होता है? वस्तु और सेवा का। उदाहरण के लिए आप दुकान पर पैसा दिए, सामान लिए, सामान आपके तरफ फ्लो होकर आया, यानी सामान का फ्लो दुकानदार से आपकी तरफ, आपके इनकम का फ्लो आपसे दुकानदार की तरफ। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और उत्पाद का प्रवाह के बीच कैसा संबंध होता है? कैसा? किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और उत्पाद के प्रवाह के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। आय और उत्पाद के प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? इन 5 क्षेत्रों के बीच आय और उत्पाद का प्रवाह किस रूप में? क्लियर? बात समझ गए? शेष विश्व के अंतर्गत आयात और निर्यात आते हैं। आयात करते हैं तो हमारे इनकम का कुछ हिस्सा विदेश भी चला जाता है, और निर्यात करते हैं तो विदेश का कुछ इनकम हमारे पास भी आता है। तो आयात निर्यात के समय भी मुद्रा या उत्पाद का फ्लो होता ही होता है। अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं?
वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं? आय के प्रवाह को और वस्तु सेवा के प्रवाह को। क्लियर? कोई दिक्कत? इनकम का सृजन कैसे होगा? एक क्वेश्चन आ रहा, हवाला। ऊपर वाले क्लासरूम में ज्यादा गर्मी है, गर्मी बहुत है, ठीक है। रात को रूम में, अपना रूम में अकेले रहते हैं ना हम ना, अपने रूम में हम अकेले रहते, फिर भी उसमें गर्मी का नींद नहीं आता। क्लासरूम में तो छोड़िए, घर में नींद नहीं आता। रात में तो गर्मी के कारण गुस्सा से मेरा हाथ भी कट गया। चलिए दोस्तों, गर्मी है, क्या करेंगे, फिर भी हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना। यही है, थोड़ा धीमी गति से पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे ना जी। आय के प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कितने छेद? 5 छेद। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब बहुत लोग हवाला के बारे में बात कर रहे हैं बहुत लोग, और कुछ लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम वस्तु के बदले, वस्तु का जो लेन देन होता है, वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन होता है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, एक पूछ रहा मुद्रास्फीति क्या है। दोस्तों, मन में ढेर तरह का सवाल उत्पन्न होता है और उत्पन्न होगा। पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप कैच करिए। बात समझ रहे हैं ना? हम ऑनलाइन वाले दोस्तों से बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले दोस्तों का बहुत सारा प्रश्न रहता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप ये माइंड में मेकअप कर लीजिए कि आप हर तरह के सवाल हमसे नहीं कर सकते हैं। अरे हल्ला मत कीजिए। पहले, सबसे पहले आप हर तरह के सवाल हमसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सब कुछ की जानकारी नहीं है। हमारे पास जितनी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, और बाकी कुछ लोग एकदम लीक से हटकर प्रश्न पूछ रहे हैं। अब कोई पूछ रहा है मूल्यन, अवमूल्यन क्या है? अरे भाई, जिसको पहले बता रहे उसको समझिए ना, जिसको बता रहे उसको समझिए। कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ देता है, सबको लग रहा है कि हम प्रोफेसर है, सब कुछ हमको ज्ञात है और हम सब कुछ बता देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, जितना जान है उतना बता रहे हैं, और पहले आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो आय और उत्पाद के प्रवाह के बीच कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। अब यह बात तो समझ गए कि आय या उत्पाद का प्रवाह क्यों होता है। तो आप कहिएगा कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा होना जरूरी है, इसलिए प्रवाह होता है। तो आय या उत्पाद का प्रवाह अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों के बीच चक्रीय रूप से जो होता है, वो इसलिए होता है कि मानव को अपनी आवश्यकताओं को क्या करना है? पूरा करना। क्या करना है? पूरा करना। क्या हुआ जी? उसका हवा नहीं आ रहा है? तो राखिए, चलवार है, चलवार है। आगे में कुछ व्यवस्था करिए, ठीक है? देख रहे। तो अगर हम इस प्रश्न पर आए कि आय और उत्पाद का प्रवाह क्यों होता है, आय और उत्पाद का प्रवाह है। बात मत करो, बात मत करो, बात मत करो, ठीक है? कायल बात कर रही है। आय और उत्पाद का प्रवाह क्यों होता है अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों में? तो आप इसका सीधा सीधा उत्तर दीजिए कि मानव का आवश्यकता है, तभी पूरा होगा। लेकिन आय और उत्पाद का प्रवाह क्यों होता है, इसको व्यापक अर्थों में समझने के लिए हम पूरी अर्थव्यवस्था को मुख्य 2 क्षेत्रों में विभक्त कर देते हैं। एक क्यों? उत्पादक
क्षेत्र और दूसरा उपभोक्ता क्षेत्र। आय और उत्पाद का प्रवाह अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बीच चक्रीय रूप से होता है। इस बात को आप समझ गए। क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है कि अगर नहीं होगा तो मानव की आवश्यकताएं पूरा नहीं होगा, मानव की आवश्यकताएं पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखने का कोशिश करें, अगर हम दूसरे नजरिए से देखने का कोशिश करें तो अर्थव्यवस्था में आय और उत्पाद का प्रवाह क्यों होता है? तो इसके लिए हमने पूरे अर्थव्यवस्था को मुख्य 2 क्षेत्रों में बांटे हैं। एक तरफ है उत्पादन करने वाले और दूसरे तरफ है उपभोक्ता। सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र को फिलहाल हम निकाल दिए हैं बाहर। यानी कि अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं आय और उत्पाद के प्रवाह के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर मुख्य क्षेत्र की बात करें तो वो मात्र कितने हैं? 2 हैं। एक उत्पादक क्षेत्र और दूसरा उपभोक्ता क्षेत्र। अब आप ध्यान दीजिए कि उत्पादक क्षेत्र का काम है उत्पादन करना। उत्पादक क्षेत्र का क्या काम है? उत्पादन करना। और उत्पादन करने के लिए कितने साधन चाहिए? कितने साधन चाहिए? और वे 4 साधन का मालिक कौन? 4 साधन का मालिक कौन? 4 साधन का मालिक कौन? तो उत्पादक क्षेत्र उत्पादन करे, इसके लिए उन्हें चाहिए साधन, जिसका मालिक कौन है? तो दोस्तों, ये उत्पादक क्षेत्र गया उपभोक्ता के पास कि दे दो हमें, क्या साधन दे दो। क्या दे दो? साधन दे दो। तो उत्पादक क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र से क्या प्राप्त करते हैं? 4 साधन। क्योंकि साधन का मालिक यही है। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी कौन बनेगा? तो वो 4 साधन किससे प्राप्त होता है? और ये उत्पादन करना चालू करता है। अब उपभोक्ता क्षेत्र कहता है कि हमने तुमको 4 साधन दिए, बदले में हमको क्या मिला? ध्यान दीजिए। उत्पादक क्षेत्र ने कहा उपभोक्ता से 4 साधन दे दो। उत्पादक ने दे दिया। अब उपभोक्ता कह रहा है कि हमने तुमको तो दिया, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला? तो उत्पादक क्षेत्र कहता कि तुम टेंशन मत लो। उत्पादक क्षेत्र कहता है तुम टेंशन मत लो, तुमको हम देंगे क्या? रेट तुमको हम देंगे क्या? ब्याज तुमको हम देंगे क्या? वेतन तुमको हम देंगे क्या? लाभ यानी तुमको हम देंगे आय। तो उत्पादक को उत्पादन करना है तो 4 साधन लिया किससे? उपभोक्ता बोला फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, हमको चाहिए तो चाहिए। तो उत्पादक क्षेत्र ने कहा कि बिल्कुल हम तुमको देंगे। क्या देंगे? तो एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता क्षेत्र 4 साधन प्रदान करते हैं। किसको? अब बदले में उत्पादक क्षेत्र प्रदान करते हैं क्या? किसको? क्लियर हो गया? यहां पर भी देखिए, एक तरफ से दिया जा रहा है तो दूसरे तरफ से कुछ भी कहीं पर स्टॉक होना संभव है? बताइए, है? नहीं है। अब उत्पादक क्षेत्र समझ गया कि सबको बहुत इनकम दे दिए हैं,
लेकिन इस सब इनकम लेकर क्या करेगा? फिर उत्पादक क्षेत्र जाता है किसके पास? उपभोक्ता के पास, कि हमारा क्या ले लो? वस्तु ले लो, और क्या ले लो? सेवा ले लो। तो ये जो उत्पादन किया वस्तु और सेवा कौन ले लेता है? अब उत्पादक क्षेत्र कहता कि ये सब तो ले लिए हो, अब क्या दे दो? क्या दे दो? फिर आय कौन ले लिया है? अर्थव्यवस्था का निर्माण ही कुछ इस कदर होती है कि एक तरफ से दिया जाता है, दूसरी तरफ से ले लिया जाता है, सब कुछ घूमते रहता है। किस रूप में? अर्थव्यवस्था में आय और उत्पाद का प्रवाह चक्रीय रूप से इसलिए होता है कि एक की आवश्यकता दूसरे के लिए आय सृजन का मौका है। एक की आवश्यकता दूसरे के लिए आय सृजन का मौका है, और इसलिए अर्थव्यवस्था में आय का और वस्तु का और सेवा का प्रवाह होते रहता है। किस रूप से? चक्रीय रूप में। ये जो कौन रूप है दोस्तों? चक्रीय रूप है। ये कौन रूप है? चक्रीय। क्लियर हुआ? अब कहिएगा कि नहीं हम इनकम को रोक देंगे, रोक देंगे, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उपभोक्ता कहेगा कि हम अपना इनकम रोक लेंगे, किसी को नहीं देंगे, तो उत्पादक क्षेत्र कहेगा ये वस्तु और सेवा किसको देंगे? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जब भी अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह रुकेगा, वस्तु का प्रवाह रुकेगा, सेवा का प्रवाह रुकेगा, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, सब लोग खराब, मतलब इनकम भरस खत्म हो जाएगा दोस्तों। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? कोई दिक्कत? तो अर्थव्यवस्था में आय का कैसा प्रवाह होता है? चक्रीय। उत्पाद का कैसा प्रवाह होता है? चक्रीय। सेवा का कैसा प्रवाह होता है? क्लियर हो गया? और ऐसा क्यों होता आपके सामने है कि नहीं है? एक की आवश्यकता दूसरे के लिए आय सृजन करने का मौका है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ रहे? नेशनल इनकम कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आइए दोस्तों, गर्मी से पूरा देश तबाह है। तार छोटा है। क्या हुआ? कर दीजिए, कर दीजिए। चलिए, हो गया। अच्छा, अब हमें समझना है राष्ट्रीय आय का परिभाषा। स्लो समझाते, स्लो तो समझा रहे हैं, और हम लोग को लगता है कि समझना आपको क्लास में याद हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं? इनकम क्या है नहीं याद हुआ? नेशनल इनकम क्या है नहीं याद हुआ? ढेर सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। जैसे आय का प्रवाह किस रूप में होता है? आय और उत्पाद के प्रवाह के बीच कैसा संबंध? आय स्टॉक है या फ्लो? अब अगर आय फ्लो है तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा? हर प्रकार का आय फ्लो होगा, स्टॉक। क्लियर? अब हम समझेंगे, एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब देखिए, कुछ लड़का कह रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ कह रहा है कि फास्ट पढ़ाइए। तो और सभी लोग इनकम, नेशनल इनकम का रीडिंग मार के आए हैं कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए लगता है तुरंत समझ रहे हैं।
राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय क्या है वो तो आप जन क्या पीरा रसना जी। और गुलकोन डी है। अच्छा, राष्ट्रीय आय क्या है वो तो आप समझ गए कि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य काम उत्पादन करना है। जितने वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसके मूल्य को जोड़ दीजिए, वही उस देश का राष्ट्रीय आय का। लेकिन राष्ट्रीय आय को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। राष्ट्रीय आय को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से समझाया है और राष्ट्रीय आय के समझाने के दृष्टिकोण से कुल 3 अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण को हमें समझना है। तो राष्ट्रीय आय क्या है वो तो मोटा मोटी शुरू में बताए हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय क्या है इसको 3 अर्थशास्त्रियों ने 3 अलग अलग तरीके से समझाने का कार्य किया है। सबसे पहले हम समझेंगे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने आय को परिभाषित किया है किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर। अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि एक देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उस पर पूंजी लगाकर किसका उत्पादन होता है? वस्तु और सेवा का, और उसके कुल मूल्य को ही उस देश का क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। तो अल्फ्रेड मार्शल ने राष्ट्रीय आय को किस आधार पर परिभाषित किया है? अल्फ्रेड मार्शल ने राष्ट्रीय आय को किस आधार पर परिभाषित किया है? अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार एक देश के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल जितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसी के कुल मूल्य को उस देश का क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय को उत्पादन के आधार पर समझाने का प्रयास किस अर्थशास्त्री ने किया? या अल्फ्रेड मार्शल ने किस आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया? किस आधार पर परिभाषित किया? क्लियर हो गया। लेकिन वहीं एक दूसरे अर्थशास्त्री है प्रोफेसर पीगू, एक दूसरे अर्थशास्त्री है जिसका नाम है प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय आय को समझाने के एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किए। प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय आय को समझाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। वो अलग दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? तो आप समझने का कोशिश कीजिए। प्रोफेसर पीगू का कहना है कि जब एक अर्थव्यवस्था अपना मुख्य काम करती है, अर्थात क्या करती है? सेवा और वस्तु का उत्पादन करती है, तो इससे आय का क्या होता है? सृजन होता है। इससे आय का क्या होता है? सृजन होता। आय का सृजन किस रूप में होता है? रेंट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? रेंट के रूप में होता। और किस रूप में होता है? वेतन या मजदूरी के रूप में होता है। और किस रूप में होता है? ब्याज के रूप में होता है। और किस रूप में होता है? ब्याज के रूप में होता है। और किस रूप में होता है? लाभ के रूप में होता है। तो प्रोफेसर पीगू का कहना है कि जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अपना मुख्य कार्य करती है यानी उत्पादन करती है, तो इन 4 तरह से आय का सृजन होता है। और इन चारों तरह के आय को अगर हम जोड़ देंगे, इन चारों तरह के कुल आय को अगर हम जोड़ देंगे, तो इससे हमें निकल जाएगा क्या? यानी प्रोफेसर पीगू का दृष्टिकोण किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? आय पर आधारित है। यानी प्रोफेसर पीगू का कहना है कि एक देश के अंदर जितना रेंट जनरेट हुआ, जितना वेतन जनरेट हुआ, जितना ब्याज जनरेट हुआ, जितना लाभ जनरेट हुआ, उस सब को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा? तो अल्फ्रेड मार्शल जहां एक तरफ उत्पादन को
आधार मानकर राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किए, वहीं प्रोफेसर पीगू ने किसको आधार मानकर राष्ट्रीय आय निकाले? यानी राष्ट्रीय आय को निकालने का दृष्टिकोण पीगू का किस पर आधारित है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? लेकिन एक तीसरे अर्थशास्त्री है दोस्तों, एक तीसरे अर्थशास्त्री हैं, और वो तीसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर फिशर। तीसरे अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर फिशर का कहना है कि जब लोगों के पास आय का सृजन होता है, जब लोगों के पास आय का सृजन होता है, जब लोगों के पास आय का सृजन होता है, तो वो उस आय को खर्च करते हैं किस में? उपभोग व्यय में, और जो बच जाता है उसका क्या कर लेते हैं? बचत कर लेते हैं। तो इस तरह अगर उपभोग व्यय और बचत को जोड़कर भी हम अगर इसको जोड़ेंगे तो भी निकलेगा क्या? प्रोफेसर फिशर का मानना है कि जब लोगों को आय का सृजन होता है तो उस आय को या तो वो खर्च करते हैं और जो बच जाता है उसको बचत करते हैं। इसलिए प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय को समझने का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। प्रोफेसर फिशर का मानना है कि देश में होने वाले कुल उपभोग व्यय और कुल बचत को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? और फिशर का यह दृष्टिकोण किस पर आधारित है? व्यय पर आधारित है। फिशर का यह दृष्टिकोण किस पर आधारित है? व्यय पर आधारित है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय आय को भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने कितने नजरिए से परिभाषित करने का कार्य किया है? 3 नजरिए से परिभाषित करने का कार्य किया है। एक उत्पादन के आधार पर, दूसरा और तीसरा चलिए, प्रोफेसर पीगू विदेश का भी बात किए हैं, बिल्कुल सही है, विदेश का भी बात किए हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, कुछ लोग हमसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, खूब समझते हैं, तो हमसे अपेक्षा बना लेते, इकोनॉमिक्स उतना नहीं समझते हैं जितना बायोलॉजी समझते। तो कंप्लेन करेगा क्या है, इकोनॉमी समझ में नहीं आ रहा, बायोलॉजी समझ में आता। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा भार सही न है, फिर भी हम पूरा कोशिश करते हैं कि एक एक पॉइंट आपको समझे। आप समझिए न, खाली एकदम दिमाग खोल के, दिल खोल के समझिए। बाकी तो क्वेश्चन इतना करवाएंगे न, इतना करवाएंगे पूरा बोर्ड डूब जाएगा। हाँ, पूरा हमारा बोर्ड का भी पहली पसंद है क्वेश्चन सेट करने के लिए ज्ञान बिंदु का नोट लाओ, क्योंकि वहीं से अगर 7 लाख फॉर्म भरा है, 1200 सीट है, फॉर्म भरा है 7 लाख, तो उस समय बोर्ड को सबसे ज्यादा हेल्प करता है ज्ञान बिंदु का नोट। क्योंकि 5-7 लाख विद्यार्थियों को रेस से बाहर निकालने का क्षमता केवल हमारे नोट में है। क्लियर? ये नहीं कि आप ही लोग न पढ़े रेस से बाहर हो जाए। हमारे संस्थान डेली टेस्ट लेता है और हम लोग की कोशिश रहती है डेली टेस्ट में थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन रखें, तो बहुत भारी भारी रखते हैं, तो बहुत विद्यार्थी उसका खिलाफ करते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए क्वेश्चन सेट करता। ठीक है, कल डिमोरलाइज क्वेश्चन सेट करने नहीं करते हैं। बात है कि पटना का हर कोचिंग एक ही मेथड पर टेस्ट लेता है। विद्यार्थी कुछ अलग अगर चाहिए तो उसको कहीं मिलता। आप कोई भी कोचिंग चले जाइए सेट मारने के लिए, आप देखिएगा कि सबका क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम है। और वैसे कोचिंग में आप टेस्ट मारकर मात्र 2 महीनों में 50 में 49 मार सकते हैं।
अब जो 50 में 49 भिन्न भिन्न कोचिंग में जाकर मार रहा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं? उसी का व्यवस्था हम करते हैं ताकि उसका रिजल्ट बना हुआ है, मेरिट में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो राष्ट्रीय आय को समझने के कुल कितने दृष्टिकोण है? राष्ट्रीय आय को समझने के उत्पादन वाले दृष्टिकोण का विकास किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने किया। अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि वस्तु और सेवा के कुल मूल्य को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेसर पीगू मार्शल से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ये राष्ट्रीय आय को किस आधार पर समझाए हैं? प्रोफेसर पीगू का कहना है कि जब भी उत्पादन होता है तो किसका सृजन होता है? आय का सृजन कितने तरह से? चारों को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेसर फिशर मार्शल और पीगू से भी अलग दृष्टिकोण रखे हैं। इन्होंने कहा कि जो भी इनकम होता है उसे लोग या तो उपभोग व्यय में यानी खाने पीने घर बनवाने में खर्च करते हैं, और जो बचता है उसको बचत करते हैं। तो इसको जोड़ देंगे तो भी क्या निकल जाएगा? या तो इसको जोड़ दीजिए या फिर इसको जोड़ दीजिए, दोनों स्थिति में क्या निकलेगा? तो राष्ट्रीय आय निकालने के कितने दृष्टिकोण? उत्पादन दृष्टिकोण, आय दृष्टिकोण और उत्पादन दृष्टिकोण किसने प्रदान किए हैं? आय दृष्टिकोण किसने प्रदान किए हैं? पीगू। और व्यय दृष्टिकोण। अब ध्यान दीजिए कि आपसे परीक्षा में पूछेगा कि केवल बचत को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जा सकता है? केवल बचत को जोड़कर राष्ट्रीय निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। केवल बचत को जोड़कर राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय और बचत को जोड़कर राष्ट्रीय निकाला जा सकता है। क्या केवल लाभ और ब्याज को जोड़कर राष्ट्रीय निकाला जा सकता है? नहीं, इन चारों को जोड़कर राष्ट्रीय निकाला जा सकता है। क्या केवल वस्तु के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय निकाला जा सकता है? नहीं, वस्तु और सेवा के कुल मूल्य जोड़कर भी राष्ट्रीय आय को निकाला। क्लियर हो गया? बात समझ गए? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में ये समझा कि एक देश को अपने आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाना है तो उसे राष्ट्रीय आय को निकालना, और राष्ट्रीय आय प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय प्रत्येक वर्ष निकाला। वर्तमान में पूरे विश्व के देशों के पास अपने आर्थिक प्रगति को जानने के लिए राष्ट्रीय आय निकालने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक विश्व का कोई भी देश अपने आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाना चाहता है तो उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वे अपना राष्ट्रीय आय निकाले, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हमें आय के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। तो आय क्या है? तो जब भी उत्पादन होता है तो आय का क्या होता है? सृजन होता है। उसके बाद हम पढ़े कि आय का जो सृजन होता है वो स्टॉक में रहता ही नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाता है? फ्लो। आय का फ्लो इसलिए होता है कि हमें अपने आवश्यकताओं को क्या करना है? पूरा करना है। तो एक तरफ इनकम का फ्लो होता है, दूसरे तरफ वस्तु और सेवाओं का फ्लो होता है और मानव की आवश्यकताएं पूरी होते। उसके बाद हम पढ़े कि आय और वस्तु सेवाओं के प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कुल 5 क्षेत्र हैं और उन 5 क्षेत्रों के बीच वस्तु सेवा और आय का कैसा प्रवाह होता है? चक्रीय प्रवाह होता है। और राष्ट्रीय आय को समझने के कितने दृष्टिकोण? अल्फ्रेड मार्शल का दृष्टिकोण किस पर आधारित है? प्रोफेसर पीगू का दृष्टिकोण आय के आधार पर है, और प्रोफेसर फिशर का ये था नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन। अब हम आएंगे नेशनल इनकम के 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देश की घरेलू सीमा क्या है? सकल और शुद्ध क्या है? बाजार कीमत और साधन लागत क्या है? अब हमें समझना है देश की घरेलू सीमा क्या है, सकल और शुद्ध क्या है, बाजार कीमत और साधन लागत क्या है। और क्लास को फिलहाल यहां विराम दे देते हैं।
हमें भी समस्या है और आप लोगों को भी ज्यादा समस्या है। ऊपर वाले क्लास में एग्जॉस्टर नहीं लगवाए हैं। देखिए ऊपर वाले क्लास में देखिए जहां ज्यादा गर्मी वहां एग्जॉस्टर का व्यवस्था कीजिए। दोस्तों 2-4 दिन तो बहुत गर्मी है, क्या कर सकते हैं, सारा व्यवस्था मेरा फ्लॉप हो गया है। लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो हम भी भींग कर पढ़ा रहे हैं। आप देख ही रहे कितना क्वेश्चन 79। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की पहचान होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील, ओ मिस्टेक हो गया होगा, विकासशील विकास। रजनीश कुमार केवल ऑब्जेक्टिव करते, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन सब्जेक्टिव तो हम आपको समझा ही रहे हैं। तो दोस्तों लेते हैं आज के क्लास से विदा। कल के क्लास में हम आगे की बात करेंगे और नेशनल इनकम को रोज रीडिंग मारते रहिएगा।